Good morning everybody, myself Pratima Jaiswal and this is your class 9th online class और the chapter second part 2। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट मैंने पढ़ाया था जिसमें आपको बताया था मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको मैंने बताया था कि जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है नहीं है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ याद नहीं है तो आप दोबारा हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि मिक्सचर हमारा जो मिक्सचर जब दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं या दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उन्हें मिक्सचर कहते हैं। और एलिमेंट के बारे में भी सब पता होगा कि पदार्थ की या मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी मटेरियल या मैटर पाए जाते हैं वो सभी कुछ प्योर भी हो सकते हैं और प्योर नहीं भी हो सकते हैं। तो प्योर अगर वो प्योर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे मिक्सचर यानी मिश्रण। और इसके अलावा जो है हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन वो होता है जब कोई सॉलिड या लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में घुला जाता है, उसमें घुल जाए या थोड़ा घुले या पूरी तरह ना घुले तो इस तरह से बना हुआ मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो जो पदार्थ घोला जाता है चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं और जिस लिक्विड में वो घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इन दोनों से घोलने के बाद जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आपको उसमें हमने कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि जब पदार्थ के बहुत छोटे छोटे उसमें एक बात आपको ये भी बताया थी कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होता है। होमोजेनियस में वो सॉल्यूशन होता है कि जब सॉल्यूशन पूरी तरह घुल जाए हम नेकेड आई से देख ना पाए तो वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। और जब सॉल्यूशन में हल्का घुला रहे लेकिन हम उसे नेकेड आई से देख पाए वो सस्पेंशन सॉल्यूशन है। और सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला रहे लेकिन वो घुल जाए लेकिन वो हमें पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं, हमें और नेकेड आई से भी दिखाई भी नहीं देते हैं क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं और वो पूरी तरह सॉल्वेंट में घुल भी नहीं पाते हैं और नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं। तो वो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा मिल्क देखिए आपको पतला पानी में घुला हुआ आपको बढ़िया एक लिक्विड दिखता है तो आपको कहना चाहिए कि वो तो सॉल्यूशन है, हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है। लेकिन वो होमोजेनियस नहीं है क्योंकि आपकी मम्मी घर में उसे मथनी से या और तरीकों से उसे पनीर निकाला जाता है, बटर निकाला जाता है। तो वो क्या होता है उसमें पूरी तरह खुले नहीं होते, हम फिजिकली उसको निकाल सकते हैं, छान सकते हैं। तो वो कोलाइडियल होता है। तो इस तरह हमारे पास तीन तरह सॉल्यूशन मिले। एक तो होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह घुल गया, नेकेड आई से हम देख नहीं पाते वो पूरी तरह घुल, वो हमारा हो गया मिक्सिबल वो होमोजेनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन। कि हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुलता है तो सस्पेंशन सॉल्यूशन हमें नेकेड आई से उसके कण दिखाई देते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें नेकेड आई से उसके कण नहीं दिखाई देते, उसको देखने में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब उसके आगे का चैप्टर है, तो उसके आगे का टॉपिक है आपका चैप्टर सेकंड का सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर से कंपोनेंट कैसे सेपरेट किया जाता है, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम लोग अपने बचपन से जानते हैं कि देखते हैं किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट अलग करने का तरीका। सबसे पहले तो हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी लोग घर में चावल बीनती हैं, दाल बीनती, तो वो क्या करते हैं ऐसे करके और उसमें से दाने जो भी कंकड़ पत्थर है उसको बाहर कर देती हैं हैंड पिकिंग से। इसके अलावा हमारा फिल्ट्रेशन आता है, हम सीव करके अशुद्धियों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम उसको पानी में घोल के सेटल डाउन करके, जैसे हमने कोई ऐसा मैटर है, ऐसा कोई है सामान जिसमें ऐसे चीजें मिक्स हुई है कि एक चीज पानी में घुल सकती है और एक नहीं घुलती है। तो हम अगर उसको पानी में घोल देंगे तो एक जो पदार्थ है
एक वाटर पानी पूरी तरह खुल जाएगा, और जो नहीं घुलेगा वो या तो पानी के ऊपर तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा। अगर भारी होगा तो पानी में सेटल डाउन हो जाएगा, या अगर हल्का है तो सस्पेंडेड तैरता रहेगा। तो हम उसको फिल्टरेट कर सकते हैं, छान के निकाल सकते हैं, और जो नीचे वाला है उसको हम उसको हम डिस्टिलेशन से निकाल सकते हैं। मतलब उसको हिंदी में कहते हैं निथारना। जब कोई भी अशुद्धियां या कोई भी मैटर या कोई पदार्थ पानी में सेटल डाउन हो गया तो वो उसको वैसे निथारेंगे, हल्के हल्के निथारें तो सारा पानी गिर जाएगा, जो तली में अशुद्धियां बैठी रहेंगी वो बैठी रहेंगी। तो इसे हम सेपरेटिंग का ये भी मेथड है। तो ये सभी क्या है, फिजिकल मेथड है सेपरेटिंग के। इसके अलावा हमारे पास केमिकल मेथड भी होते हैं। जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो केमिकली वो फिजिकली नहीं फिल्टरेट हो पाते हैं, तो हम उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो उसके साथ क्रिया करके गैस के रूप में निकल जाती है शुद्धियाँ, हमारे पास पदार्थ बच जाता है। या हमारा शुद्ध पदार्थ गैस के रूप में निकलता है, जिसे हम डिस्टिलाइज करके, जिसे हम डिस्टिलेशन द्वारा उसको ठंडा करके अपने पास उसको एकत्र कर सकते हैं, और अशुद्धियाँ हमारी बीकर रह जाती है। आगे हमें इसका प्रयोग बुक में दिया गया है, उसे हम भी बताते हैं आपको। देखिए, तो लेकिन सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एक बात बता दें, जैसे हमारा सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, उसमें हमारा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, वो तो सॉलिड को हमने लिक्विड में घोला तो हमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिलता है। लेकिन अगर हम किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में घोल रहे हैं और हमें उसको भी सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी वो आपको मैं बताऊंगी। आपकी एक्टिविटी 2.6 में ये चीज़ दी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब किसी कोई लिक्विड पूरी तरह खुल जाए तो उसे कहते हैं मिसाइबल लिक्विड। और जब किसी लिक्विड हम उसका एग्जाम्पल, मिसाइबल लिक्विड का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, दूध में पानी का मिश्रण। आप दूध में पानी मिलाइए तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि पानी कितना है, दूध कितना है, वो पूरा एक हो जाएगा। तो ये मिसाइबल लिक्विड है। और आप अगर किसी पानी में कोई तेल मिला दीजिए तो तेल पानी में पूरी तरह घुलता नहीं है, और वो क्या होता है कि ऊपर ही ऊपर तैरने लगता है। तेल हल्का होने की वजह से ऊपर ही ऊपर तैरने लगता है, या भारी होने की वजह से नीचे बैठ सकता है। तो उसे कहते हैं इनमिसाइबल लिक्विड। जैसे कि हमने देखा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मिट्टी के तेल में वाटर मिला दीजिए तो मिट्टी के तेल चूंकि इथेन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक हैं, तो वो हल्के होते हैं, और हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन थोड़ा सा भारी होता है। तो क्योंकि पानी हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनता है, तो अगर हम मिट्टी के तेल और पानी मिला कर रख दें तो आप देखिए, अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद मिट्टी के तेल की परत ऊपर ऊपर हो गई है और पानी नीचे नीचे हो गया है। ऐसे दो परतों में हमें दिखाई देगा। तो इसको कैसे हम इसको मिले हुए को कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका एक्टिविटी 2.6 में दिखाया गया है। मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, हमारे पास ये जो इनमिसाइबल लिक्विड था, जो पानी और केरोसिन का जो लिक्विड था हमारे पास, तो हमें अगर किसी भी इनमिसाइबल लिक्विड को अगर हमें वो अलग अलग सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। देखिए, आपकी बुक में भी बना हुआ है ये सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। इसमें ऊपर हम इसमें इनमिसाइबल लिक्विड को पूरा भर देंगे, और भरने के बाद इसको स्टैंड कर देंगे। जब स्टैंड कर देंगे तो जो इनमिसाइबल लिक्विड्स है जो आपस में मिले नहीं है, वो अलग अलग परतों में हमें दिखाई देने लगेंगे। जब हमें अलग अलग परतों में दिखाई देने लगेंगे तो जो हैवी लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ होगा, और जो हल्का लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ उसकी परत बन जाएगी। तो जब ये पूरी तरह हमें लेयर अलग अलग दिखाई देने लगेगी तो हम यहाँ से स्टॉप कॉर्क को खोलकर नीचे बीकर में या किसी बर्तन में हम वो दूसरा लिक्विड अलग सेपरेट कर लेंगे, और ऊपर वाला लिक्विड सेपरेटिंग फनल में रहने देंगे, इसको हम अलग कर लेंगे।
मिसाइबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको अगर आप अपने घर में प्रयोग करना चाहें तो आप गिलास में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें आप वाटर और मिट्टी का तेल मिक्स करके रख दीजिए। उसको आप 6 घंटे के लिए जब छोड़ देंगे तो मिट्टी का तेल आप देखेंगे ऊपर, क्योंकि मिट्टी का तेल हमारा हल्का ग्रीन या हल्का ब्लू टाइप का रहता है, तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ऊपर ऐसे ब्लू पर्क जो है बन गई है, जिसे आप किसी ड्रॉपर की सहायता से आप निकाल सकते हैं। जब आप पूरा वाटर निकालेंगे तो आपको वाटर अलग मिल जाएगा। तो ये आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेकंड आपका देखिए, सेकंड आपका दिया हुआ है नमक और कैम्फर का मिश्रण निकालने के लिए। तो नमक और कैम्फर को कैम्फर एक ऐसा व्हाइट क्रिस्टल है जो नमक के साथ मिक्स रहता है, लेकिन कैम्फर सॉलिड से सीधे गैस बन सकता है। उसको जैसे कोई भी सॉलिड है वो पहले लिक्विड बनेगा फिर वो गैस के रूप में जा सकता है। जैसे हमारा पानी अगर बर्फ है हमारे पास, तो बर्फ पहले पिघल के पानी बनेगा, उसके बाद वो इवेपोरेट होकर भाप बनेगा। तो लेकिन कैम्फर ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस बन जाता है। तो उनको अलग करने का, उनको फिल्टर करने का बहुत ही आसान तरीका, वाच ग्लास में हम रख के उसको एक कीप से ढक देंगे। ये देखिए एक वाच ग्लास में रख के कीप से ढक दिया गया है, और नीचे से जब हीट करेंगे जो कैम्फर के सॉलिड है वो गैस बन के ऊपर इकट्ठे होने लगेंगे, और जब ऊपर हम यहाँ रुई कॉटन लगा देंगे तो वो यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे। जब यहाँ पर पूरे कैम्फर की भाप होनी बंद हो जाएगी तो हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे और कीप को तुरंत उल्टा करके ऊपर, कीप को हम ऐसे उठा के तुरंत ऐसे उल्टा करके ढाक देंगे। ढाकने से क्या होगा, जो यहाँ नीचे कॉटन पे सारा कैम्फर है ठंडा होकर फिर से सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा नमक जो है हमारे वायु ग्लास में बचा रह जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मिश्रण को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी सारी दी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, जो नहीं समझ आएगा। हाँ, अब आप एक्टिविटी 2.8 पे आइए। टू मिसाइबल लिक्विड कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए अभी भी मैंने बताया था, जब दो आपस में मिसाइबल लिक्विड होते हैं तो उनको हम डिस्टिलेशन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा अलग अलग सिस्टम से कर सकते हैं। तो उसके लिए लैब में इस तरह की पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है। सेपरेशन ऑफ मिसाइबल लिक्विड में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम ये सारे डिस्टिलेशन के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अभी पीछे वीडियो में पहले भी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मिसाइबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, वो आपस में एकदम घुल जाएं, तो वो मिसाइबल लिक्विड है। और जब दो लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है और वो घुले नहीं आपस में और लेयर के रूप में अलग अलग दिखाई दे, उसे इमिसाइबल लिक्विड कहते हैं। तो हमारा इमिसाइबल लिक्विड का सेपरेशन तो अभी मैंने बताया, अब मैं आपको मिसाइबल लिक्विड का सेपरेशन बताती हूँ। तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए इन ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें ये गैस स्टोव है, इसमें फ्लेम होती है, नीचे फ्लेम, ये हमारा जो है ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसमें हम जो मिसाइबल लिक्विड्स, जो दो मिसाइबल लिक्विड्स है वो आपस में रख देंगे। तो उसके बाद ये जो पाइप है, एक पाइप है, इसके किनारे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पानी का, तो इसमें हम कोल्ड वाटर नीचे से फ्लो करते हैं और फिर वो ऊपर से निकलता है। अब आप कहेंगे कि हम ऊपर से भी तो पानी डाल सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर से पानी क्यों नहीं डालेंगे। क्योंकि पानी को अगर हम ऊपर से डालेंगे तो उसकी मतलब वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है। उसकी प्रकृति है कि वो आसानी से बिना भरे बह जाएगा, तो पूरी पाइप को जो है कंडेंस नहीं कर पाएगा, पूरी पाइप में पानी नहीं भर पाएगा। लेकिन जब हम नीचे से पानी भरेंगे तो पानी इस पूरे जो हमारा जो जार है पानी का, उस पानी पूरे जार में भरेगा। जब पानी पूरे जार में भरेगा तो ये पाइप उतनी दूर ठंडी हो जाएगी, तो जो यहाँ से हमारी गर्म गैसें आएंगी वो यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और लिक्विड के रूप में हमें यहाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए हमें पानी नीचे से इन करना होता है और आउट वो बाहर से होता है। और इसमें कुछ नहीं, स्टैंड की सहायता से हम डिस्टिलेशन जार में दोनों मिसाइबल लिक्विड रख के और उसको रख देते, ऊपर थर्मामीटर लगा देते, जिससे हम टेम्परेचर नापते रहते हैं कि हमारा टेम्परेचर इसलिए हम नापते हैं
क्योंकि सब लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, ऐसे अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है। अब जैसे यहाँ हमने एसीटोन और वाटर का मिश्रण लिया है, ये आप इसको एक्टिविटी में पढ़ लीजिएगा, एसीटोन और वाटर का मिश्रण लिया है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो जब हम दोनों को गर्म करेंगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो इवेपोरेट जल्दी होगा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होकर यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर मीटर से पता चल जाएगा कि एसीटोन किस तापमान पे उबलता है, तो वो एसीटोन यहाँ पर भाप के रूप में, जब ऊपर हमने कॉक लगा के बंद कर दिया है तो जिधर जगह मिलेगी उधर भाप के रूप में जाएगा और यहाँ कंडेंस होकर ठंडा होके मिल जाएगा। तो इमिसाइबल लिक्विड इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। इसके अलावा हाँ, आपको अभी यही, और ये देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस है कि हमारा जो यहाँ जो प्योर लिक्विड है वो अलग मिल जाएगा, और जो दूसरा एक लिक्विड तो इवेपोरेट हो गया यहाँ मिल जाएगा, और जो दूसरा लिक्विड है वो यहीं पर इसमें रह जाएगा। इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर की। तो इसके लिए जो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, हवा में जैसे हमारा हवा में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको कैसे हम अलग अलग करते हैं। तो बच्चों, जो ऑक्सीजन हमारे मेडिकल यूज़ के लिए लैब में, अलग अलग फैक्ट्रीज में, तो लैब में ऑक्सीजन किस तरह से प्रिपेयर की जाती है या हवा से ऑक्सीजन कैसे अलग करके लिक्विड ऑक्सीजन रूप में प्राप्त किया जाता है, तो वो मैं प्रोसेस आपको यहाँ बता रही हूँ। तो इसके लिए जिस भी फैक्ट्री में या जिस भी प्लांट में ये ऑक्सीजन का सेपरेशन होता है, तो इसे हम ऑक्सीजन प्लांट कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर के द्वारा जो है फ्रेश एयर हमारे अंदर आती है, जिसमें हमारे नाइट्रोजन, ऑर्गन और अन्य तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सारी गैसें होती हैं। तो फिल्टर द्वारा जब एयर अंदर आती है तो यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा होता है। ये देखिए, एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है। ये कंप्रेसर हवा में दबाव डालता है, जब प्रेशर डालता है ये इस तरह से घूम के प्रेशर उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न करने से हवा गर्म हो जाती है और एक्सप्रेस्ड होकर ऊपर चली जाती है। तो पाइप लगी होती है, तो जब वो हवा गर्म होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, तो गर्म हवा ऊपर हो जाती है और पाइप द्वारा हॉट एयर एक जार में लाई जाती है, एक बड़ा से टैंक में, जार नहीं टैंक में लाई जाती है। उस टैंक में पानी की जो पाइप्स है वो कॉइल के रूप में, पतली पतली कॉइल्स के रूप में, उसमें छल्लों के रूप में उसको पाइप को जोड़ दिया जाता है। और इस पाइप में फ्रीज्ड कोल्ड वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड वाटर को, 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वाटर इसमें फ्लो किया जाता है। तो जब इसमें हम इतना ठंडा पानी फ्लो करते हैं तो ये जो हॉट वाटर है इस पाइप की ठंडक के प्रभाव से कंप्रेस्ड होके ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके ऊपर इस पाइप द्वारा ऊपर दूसरे सेपरेटिंग जार में जाती है। तो सेपरेटिंग जार तक जाते जाते ये इतनी ठंडी हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस बन जाता है, और ड्राई आइस के रूप में वो साइड में हम इसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, और जो लिक्विड बच जाता है वो लिक्विड को हम आगे एक्सपेंशन जार में फ्लो करवा देते हैं। तो एक्सपेंसर जार में जो लिक्विड होता है वो प्योर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, वो हमारा टैंक में इकट्ठा होने लगता है, और जो उसके वहाँ पर हम एक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जार लगा देते हैं, जहाँ से हमारा नाइट्रोजन, ऑर्गन गैसें बाहर निकल जाती हैं, और जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन है वो हम टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन बनती है, हवा से ऑक्सीजन को इस तरह से सेपरेट किया जाता है। ओके, इसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन, बच्चों सबको पता होगा, ये प्रोसेस जो घरों में हमारे टैंकों में जो पानी आता है, तो इसके लिए हमारा जो वाटर प्लांट लगा होता है, जो पानी हम लोग बहाते हैं या नदियों द्वारा हमारे घरों का जो वाटर है या जो भी हमारे शहर का वाटर सिस्टम जो भी है वो नदियों में जाता है, फिर नदियों से पानी आगे सागर में जाता है। तो ये पानी नदियों द्वारा पानी या किसी भी वाटर बॉडी का पानी को प्यूरिफाई करके हमारे जो घरों में टैंकों में आता है, तो ये किसी वाटर बॉडी पानी को प्यूरिफाई करके हमारे घर में वापस टैंकों में आता है।
तो इसके लिए ये इस तरह का प्लांट लगा होता है। सबसे पहले जैसे हमारा जो रिजर्वायर है, जहाँ पे हमारा बड़े बड़े तालाब टाइप बने होते हैं, पॉन्ड सिस्टम या आप स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर होता है रिजर्वायर, तो यहाँ पे हमारा सारा पानी जिसको हमें फ्रेश करना वो पानी इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद इस पानी को हम सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। यहाँ पर हमारा जो है जितनी भी पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन होकर नीचे बैठती हैं। वो पानी इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को भर के 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अब यहाँ का पानी दूसरे टैंक में ले जाया जाता है, इसे कहते हैं लोडिंग टैंक। तो लोडिंग टैंक में अशुद्धियाँ जो ऊपर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब जो ऊपर तैरती रहती हैं, उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उसके बाद हमारा जो है फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर को पहुंचाया जाता है। तो वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे कोयले की 2 इंच की परत बिठा, यहाँ तो छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा टैंक होता है, तो इसमें सबसे पहले नीचे कोयले की परत बिछी होती है, उसके ऊपर लकड़ी की परत बिछी होती है, फिर उसके ऊपर रेत की परत बिछी होती है। रेत की परत बिछी होती है। तो फिर यहाँ पे ये जो लोडिंग टैंक से इम्प्योरिटीज़ अलग करके जो वाटर आता है, तो ये रेत की परतों से धीरे धीरे रिस के लकड़ी की परत में जाता है। तो वहाँ पर ये लकड़ी द्वारा अशुद्धियाँ या जो भी हार्मफुल गैसेज हैं वो सोख ली जाती हैं। फिर कोयले पे जब पहुँचती हैं तो कार्बन द्वारा इसका और ज़्यादा कार्बन जो भी और अशुद्धियाँ वो कार्बन द्वारा वो कार्बन से रिएक्ट करके वो अन्य गैसों में बदल जाती हैं। फिर ये पानी यहाँ से वो छन्ने के बाद, पानी यहाँ पर छन्ने के बाद एकदम वाइट कलर का साफ़ हो चुका होता है, लेकिन इसमें केमिकल अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो अब इसे हम क्लोरिनिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर ये क्लोरीनेशन टैंक है, इसमें हम क्लोरीन के प्लेटें लगाते हैं। तो जैसा कि हमारे घरों में प्यूरीफायर लगा होता है, तो उसमें आप देखिए क्लोरीन की प्लेटें लगी होती हैं और कुछ समय बाद 6 महीने 1 साल बाद वो क्लोरीन की प्लेटें चेंज कर देती हैं, कलर उसका चेंज हो जाता है, तो हमें वो बदलवानी पड़ती हैं। तो क्लोरीन क्या है, वो पानी को शुद्ध कर, क्लोरीन पानी की अशुद्धियों को दूर करता है। यहाँ पे हम क्लोरीनीकरण कर सकते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर इस टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन की प्लेटें लगी होती हैं, इसमें पानी डालकर और ब्लीचिंग पाउडर भी मिला दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी पानी को शुद्ध करता है और क्लोरीन द्वारा पानी की जितनी भी हार्मफुल अशुद्धियाँ, सभी मिनरल्स वगैरह सब क्रिया करके साफ़ कर दी जाती है और फिर साफ़ वाटर टैंक में भर जाता है और फिर घरों में ये टैप द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये वाटर प्लांट जो है काम करता है और इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर एलिमेंट एंड सब्सटेंस। तो बच्चों, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे आसपास की चीज़ें जो है शुद्ध नहीं, वो मिक्सचर हैं, मिक्सचर कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट वो चीज़ होती है जब किसी भी पदार्थ में एक ही तरह का एलिमेंट हो, उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हों, अन्य कोई मॉलिक्यूल्स ना हो, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। इन्होंने एलिमेंट शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था। ये रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट लगे होते हैं और जब इनमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा अन्य तत्व जुड़ जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बन जाता है, वो एक तत्व बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। तो बच्चों, नॉर्मली जो तत्व एटमॉस्फेयर में जो मैटर्स पाए जाते हैं वो हमें मिश्रण के रूप में, लिक्विड के रूप में मिलते हैं। तो उसमें कई एलिमेंट मिले होते हैं। प्योर एलिमेंट के रूप में जो हमें मिलता है वो हमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स ही मिलते हैं। जो हमें मेटल है वो हमें ओर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में मिलता है, हमें ओर्स के रूप में मिलता है। उसे हम लैब में नहीं, फैक्ट्रीज में
फैक्ट्रीज में भट्टियों में, बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग किया जाता है। तो जब मेटल को अलग अलग कर दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर मेटल में एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। और कुछ हमारे जो तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। ये भी हमें इसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। इनमें एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जो हमारा मेटल होता है वो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लश्यर होता है। मतलब कि उस किसी भी मेटल की फ्रेश कट जब हम करते हैं तो उसमें लश्यरनेस होता है, एक शाइनिंग होती है, चमक होती है। वो एज अ मिरर किसी भी रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसे उसकी लश्यर प्रॉपर्टी कहते हैं। जो उसका चमकदार जो तल होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसे लश्यर प्रॉपर्टी कहते हैं। और दे हैव कलर्स, मतलब इनके पास कलर्स होते हैं। ये अलग अलग कलर्स, हर मैटर को हम कलर के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। जैसे सिल्वर हमारा चांदी, सिल्वर जिसे कहते हैं, या अलग मेटल कोई ग्रे कलर का, जैसे हमारा आयरन है ग्रे कलर का, कुछ ब्लैक कलर के, येलो कलर के। तो हम मेटल्स में एक पर्टिकुलर कलर होता है, उसके हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं। और दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे बड़ा गुण है कि कोई भी मेटल होता है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर होता है, उसका चालक होता है। वो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पार होने देता है। तो आपको हम बताएं, अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पार होने देता है। इसी वजह से हमारे जितने तार बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तार बनते हैं, वो हमारे मेटल्स के बने होते हैं। चाहे हमारे एल्युमिनियम वायर हो या हमारा टिन वायर भी आता है, एल्युमिनियम वायर भी आता है, हमारा पीतल के तार भी आते हैं, हमारे जितने इसमें बिजली के जो पतले पतले तार लगे होते हैं जिसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसमें हमारे तांबे के तार होते हैं। तो इस तरह से जो मेटल्स होते हैं तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने देते हैं। कि इसमें एलिमेंट, हाँ, ये इस तरह फ्लो होते हैं जैसे हमने किसी मेटल के, आप ये भी देखते कि अगर कोई मेटल का कोई छड़ लिए हो और उसको हम एक साइड से अगर गर्म करें तो वो छड़ अपने आप दूसरी साइड तक गर्म हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हीट को कंडक्ट करता है, हीट को अपने से पार होने देता है। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे एक छड़, मान लीजिए एक छड़ के पास हमने हीट किया तो वो उसका जो पहला एलिमेंट जो गर्म हो रहा है वो एनर्जी अगले एलिमेंट को देगा, तो उसके अगला एलिमेंट अगले एलिमेंट को देगा। इस तरह से पूरी जो है पाइप आपकी गर्म हो जाती है। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा कंडक्टर होता है। मेटल का ही सबसे बड़ा गुण होता है। ये देखिए, दे आर डक्टाइल, हम इनको पतला करके तार में ड्रोन कर सकते हैं, मतलब तार के रूप में यूज कर सकते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट होगी। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स। इन्हें हम हैमर्ड करके पीट के पतली शीट्स के रूप में बना सकते हैं या पतले तार के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है कि ये टूटते नहीं हैं और ये सोनोरियस होते हैं। इन्हें जब हम हिट करते हैं तो इनमें एक सोनोरियस, एक रिंगिंग साउंड निकलता है। आप देखिए किसी भी मेटल को आप ठोकेंगे या हैमर से ठोकेंगे तो उसमें एक अलग सा झन रिंगिंग साउंड निकलेगा। ठीक, अब हमारे नॉन मेटल्स जैसे हमारे पहले मेटल्स का देखिए एग्जांपल दिया, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ये सब पोटेशियम, सोडियम, ये सब हमारे मेटल्स है। और सबसे बड़ी पहली मैं इससे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ, मरकरी जो है वो ऐसा मैटर है जो एक इकलौता ऐसा मैटर है जो लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो पारा जो है द्रव्य धातु है, यानी लिक्विड मेटल है। ये मेटल तो है क्योंकि हम सारे मेटल्स का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं। बट पारा या मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है। ये इकलौता एक ऐसा मैटर है कि पारा जो है लिक्विड मेटल इसे कहते हैं हम। अब नॉन मेटल, तो नॉन मेटल दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल में जैसे नॉन मेटल जितने हमारे हैं वो जिसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के साथ उनके कलर में इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस हिसाब से अपने कलर को, हमें उनका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो उस हिसाब से कलर का इम्पैक्ट चेंज दिखेगा। इसके बाद ये प्योर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और कंडक्टर के मतलब कुछ चालक होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करते, और ये नॉन लश्चरस होते हैं। इनके अंदर ना सोनरस होता है, ना नॉन ना मेटालेबल होते हैं। जो हमारे जितने भी आप सोडियम हो गया, सोडियम या सोडियम पोटेशियम, सॉरी, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये कार्बन जो हमारे कोला कोक में मिलते हैं, आप इन्हें पीट कर ना इससे सोनोरियस साउंड आता है, ना ये लश्चर होता है, ना ही आप इसे पीट कर मेटेलेबल करके आप इसको पतली शीट जैसा बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे ना लश्चर होते हैं, ना सोनोरियस होते हैं, ना मेटेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये इनका कलर भी डिफरेंट आता है अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड, ये जिससे रिएक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग का कलर भी चेंज होता है। इसके अलावा जो हमारे आपको तीसरी कैटेगरी अभी मैंने बताई मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स जो होते हैं उनमें मेटल के भी आधे गुण होते हैं और नॉन मेटल के भी आधे गुण होते हैं। ना वो पूरी तरह से मेटल होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं, उन्हें हम मेटोलाइट्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, जिन्हें हम मेटोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा बोरान है, सिलिकॉन आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे सॉलिड कण मिलेंगे। तो जर्मेनियम है, ये सभी क्या है, मेटल। इनमें आधे गुण मेटल के और आधे गुण नॉन मेटल के हैं, ये मेटोलाइट्स कहलाते हैं। अब कंपाउंड बारे में मैंने बताया कि जब एक एलिमेंट में कुछ अन्य प्रकार के एलिमेंट रिएक्ट करके जो तत्व बन जाता है उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब सभी बच्चे चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आप जो है ये वाली चार्ट कॉपी में बनाएंगे। मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होते हैं? मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर में कई तरह के तत्व मिलते हैं और कई तरह के एलिमेंट्स या कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिलके एक नया तत्व बनाते हैं, जिसे हम सिंगल एक तत्व के रूप में यूज़ करते हैं। और कंपाउंड में हम प्योर एलिमेंट्स को मिलाते हैं। जब प्योर एलिमेंट्स मिलकर मिक्सचर बनता है वो कंपाउंड कहलाता है, और जब कई प्रकार के कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बनते हैं वो मिक्सचर है। तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और इस कैटेगरी इसको आप कॉपी में नोट करेंगे अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग। मतलब ये जो लाइन लिखी उसको पढ़ के समझ के अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे। हर बच्चा अपनी कॉपी के इस चैप्टर में इसको जरूर करेगा। आप इसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग समझ के अपने अकॉर्डिंग इन लाइनों को लिखना है कॉपी में। तो ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर सेकंड है। आप इसको कंप्लीट करिए, और इसका जो होमवर्क है वो कैंपस ऐप में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप इस होमवर्क को करेंगे, और नोट्स भी कैंपस ऐप में अपलोड कर दूंगी। तो आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।